हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन हमारे नेक्स्ट वीडियो डेट इज एंटी कोएगुलेंट्स। गाइस बहुत छोटा टॉपिक है और इसको बहुत छोटे में लेंगे। मतलब छोटा टॉपिक मतलब सिर्फ ऐसा है कि हाँ आपको एक टच देने के लिए, ठीक है ना। कभी कभार इस पर कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। मेनली यार यहाँ से दो चीज़ें पूछ सकते थे, हेपेरिन एक वारफेरिन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यार एंटीकोगुलेंट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो अपन इंट्रिंसिक पाथवे, क्लॉटिंग फैक्टर्स, हीमोफीलिया, ये तीनों चीज़ें देख लिए। अब अपन देखेंगे एंटीकोएगुलेंट्स। तो ब्लड कोएगुलेशन फिजियोलॉजी खत्म होने को आया और यहाँ तक कि अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है, इसके बाद ब्लड ग्रुप। तो अपना पूरा ब्लड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उस ब्लड ग्रुप में अपन एक कंडीशन देखेंगे, बहुत क्लिनिकल कंडीशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एंटीकोएगुलेंट्स नाम से पता चल रहा है यार। देखो क्या होना है, एंटीकोएगुलेंट्स जो अपनी एक बॉडी में होते हैं तो वो तो होते हैं नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स कि भाई बॉडी के अंदर होते हैं। ये आपको मैंने इसके नाम बता रखे, जो भी आपको याद आ रहे होंगे। आ रहे हैं क्या? और एक होता है यार सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट्स जो अपन बाहर से देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे अपने सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट्स। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें, देखो तो टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई कि दो है, एक तो नेचुरल, एक सिंथेटिक, ठीक है। और नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स एग्जांपल दूं तो पहला बोलो हेपेरिन। याद है आपको मैंने एक लिमिटिंग रिएक्शंस पढ़ाए थे, उसमें तीन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स बताए थे, हेपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन सी, एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड प्रोटीन सी, ठीक है। तो ये तीन अपने नेचुरल एंटीकोएगुलेंट थे वहाँ पे और सब बताया था मैंने, आपको याद है ना। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। हेपेरिन पे चाहे तो टीचर क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी मैंने आपको बताया था हेपेरिन क्या करता है, अपने एंटीथ्रोम्बिन का फंक्शन को इफेक्टिव करता है। एंटीथ्रोम्बिन क्या करता है, जो रिमेनिंग थ्रोम्बिन है, फिब्रिन क्या करता है, पहले तो थ्रोम्बिन को ले लेता है और एंटीथ्रोम्बिन क्या करता है, जो रिमेनिंग थ्रोम्बिन है उसको रोकता है और फैक्टर 10 को भी इनहिबिट करता है, समझ रहे हो। प्रोटीन सी क्या करता है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे अपन बात करेंगे सिंथेटिक की, ठीक है। तो यार अगर अपन बात करें सिंथेटिक की तो देखो सिंथेटिक में सबसे पहला है विटामिन के एंटागोनिस्ट, ठीक है। विटामिन के एंटागोनिस्ट। अगर इसके अंदर अपन एग्जांपल में बात करें तो सबसे फेमस एग्जांपल है वारफेरिन, एक है डाइकोमेरोल, ठीक है। तो ये एक्चुअली ना विटामिन के एंटागोनिस्ट क्या करता है, अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जैसे मैं वारफेरिन दिखाऊं तो इस तरीके से अपना वारफेरिन होता है, ठीक है। इसकी टैबलेट्स आती है तो एक्चुअली ओरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वारफेरिन जो है वो अपना ओरल फॉर्म में रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो इसका मैकेनिज्म एक्शन है विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है C1 उसको इनिबिट करना, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था विटामिन के किसके लिए रिक्वायर्ड है, कुछ 5 फैक्टर्स के लिए, प्रोथ्रोम्बिन और 4 ट्रिक्स आपको याद कराए थे, ठीक है। 4 फैक्टर्स वो 10 7 याद है, 9 10 7 प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विटामिन के क्या कर रहा है, इन सबको एक्टिवेट कर रहा है, इनके सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर विटामिन के को जो एक्टिवेट कर रहा है वो होता है अपना विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज। अगर मैं इस एंजाइम को इनिबिट कर दूं तो विटामिन के एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ये पूरा रिएक्शन नहीं चल पाएगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो अपना एंटीकोएगुलेंट की तरह फंक्शन हो गया। तो ये जो वारफेरिन है वो यही काम करता है, समझे। ओके तो अगर इसकी एक्शन की बात करें ना तो होता क्या है कि ना, अब जैसे कि ना इसका एक्शन सबसे पहले तो ये एक ओरल फॉर्म में रहता है, अपन इसको ओरल डोज में देते हैं। दूसरा इसका एक्शन इमीडिएट नहीं होता, क्योंकि देखो क्या है कि विटामिन के ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो बना रखे, क्लॉटिंग फैक्टर्स तैयार है जो ब्लड में ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वारफेरिन आज आप दोगे तो वो पहले तो विटामिन के को रोकेगा एक्टिवेट होने से, फिर विटामिन के ना एक्टिवेट होने की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होने की वजह से एंटीकोएगुलेंट एक्शन दिखेगा। तो मतलब इसका मतलब कुछ टाइम लगता है। तो एक्चुअली इट टेक 4 to 5 days फॉर कंप्लीट रिस्पॉन्स वारफेरिन की अगर अपन बात करें। लेकिन ये तो था वारफेरिन के बारे में। अगर हिपेरिन के बारे में बात करें तो हिपेरिन में ऐसा नहीं होता। देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगला है अपना हिपेरिन, ठीक है। तो हिपेरिन एक्चुअली ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको पता है कि ये एक्चुअली एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है। तो घूम फिरा के याद कर, तो ये भी वही काम रहा है, इट इनहिबिट थ्रोम्बिन, और यह फैक्टर 10 है, एंड फैक्टर 10 है। ये वैसे काम एंटीथ्रोम्बिन का होता है और ये एंटीथ्रोम्बिन की इफेक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इनडायरेक्टली यही काम कर रहा है। एक्शन की बात करें तो अभी आपने देखा कि ये अपना रहता है, एक्चुअली ये अपना रहता है लिक्विड डोज में,
ठीक है ना। तो इसको अपन आईवी रूट से देते हैं, इंट्राविनसली देते हैं, इंजेक्शन से इंट्राविनसली अपन लगाते हैं। इस वजह से इसका एक्शन होता है इमीडिएट कि भाई ये तो डायरेक्टली ब्लड में चले गया और ब्लड में जाते ही इसने इनके एक्शन को इनिबिट कर दिया, तो इस वजह से इसका इमीडिएट एक्शन रहता है। और वार्फरिन कंपेरेटिवली ओरल डोज में रहता है, ठीक है ना। तो आई मेरी बात समझ में ये। तो दो मैंने आपको सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट्स बता दिए। देखो ये है अपना वार्फरिन। तो जो वार्फरिन है ये ओरल डोज में रहता है और ये टाइम लेगा थोड़ा सा एक्ट होने में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ओरल डोज में है और ये एक्चुअली एक्टिवेट, ये कंप्लीट अपना अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाने के लिए अराउंड 4 to 5 डेज लेता है। जैसे आपने वार्फरिन अभी दिया तो 50% एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी तो दिख जाएगी, ठीक है ना, 12 घंटे में 80% एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी दिख जाएगी विद इन 24 आवर्स, लेकिन पूरी एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी दिखने के लिए अराउंड 4 to 5 डेज लगते हैं, ठीक है। हेपेरिन की बात करें तो देख सकते हो ये इंट्रावेनसली देते हैं और इसका इमीडिएट एक्शन है, ठीक है, इसलिए हेपेरिन की वाइल है। ओके, अच्छा आप दोनों को ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। यहाँ पे जो मेनली वार्फरिन और हेपेरिन दिया जाता है वो दिया जाता है थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस में। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है ना। कोई भी थ्रोम्बस बन रहा है वो एम्बोलाई बन के कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उन कंडीशन से अपन देते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ हिपेरिन की, तो ये जो हिपेरिन है इसको जैसे अपन सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के टाइम पे क्या होता है, अपन ब्लड जो है ना वो अपनी मशीन से जाता है, आर्टिफिशियल किडनी फिल्टर्स इनसे पास होता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ये हिपेरिन मिलाया जाता है जिसकी वजह से अपना ब्लड वापस क्लॉट नहीं हो जाए बाहर और फिर से बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो सिंथेटिक एंटीकोएगुलेंट्स बताया। तीसरे की अपन बात करें तो तीसरा है, देखो क्या है कि ना आपने देखा था ब्लड के अंदर अपना बहुत सारा कैल्शियम था, वो एज अ कैटलिस्ट हर जगह काम कर रहा था। तो अगर मैं कैल्शियम कंसंट्रेशन को कैसे ना कैसे कम कर दूं तो भी अपना क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम कर सकता है, ठीक है। तो डिक्रीज करेंगे अपन कैल्शियम कंसंट्रेशन को, लाइक जो कैल्शियम है उसको प्रेसिपिटेट कर दो, कहते हैं ना चिलेटिंग कंपाउंड्स, जैसे कि ईडीटी है, ऑक्जेलेट कंपाउंड्स। तो ये क्या करेंगे कि ना ये कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देंगे और कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी की वजह से ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा वैसे ना इसको अपन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ रुको। और एक क्या कर सकते हो, आपको डीआयनाइज कर दो कैल्शियम को, डीआयनाइज कैल्शियम, या तो उसको वो कर दो चिलेट कर दो, या और चिलेट करके कंपाउंड बना दो जो प्रेसिपिटेट कर जाए, या फिर डीआयनाइज कर दो। इसके लिए अपन यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट या अमोनियम सिट्रेट, या अपन यूज कर सकते हैं पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है। तो मेनली ये सिट्रेट कंपाउंड्स अपन यूज करते हैं। आगे मेरी बात समझ में। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये ऑक्जेलेट कंपाउंड से ज़्यादा अच्छे होते हैं अपने सिट्रेट कंपाउंड्स, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि देखो ये सब नॉलेज के लिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लो करके देखे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे, एक वार्फरिन हिपेरिन, वो भी एमसीक्यू आएगा उस पर डायरेक्टली, ओके, कि क्या ये रहता है इनका रोल, ठीक है ना। ये एमसीक्यू निकलेगा, एक क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में से एमसीक्यू के फॉर्म में। सिट्रेट की अगर बात करें तो एक्चुअली ये तो होता है अपना टॉक्सिक यार अपनी बॉडी के लिए, लेकिन ये क्या होता है अपन इसको बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये क्या होता है, लिवर इसको क्या कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये अपने को एनर्जी दे सकता है। लेकिन अगर लिवर की डिसीज है, ठीक है, तो ये सिट्रेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको फिर अपन को नहीं देना है। अगर लेकिन मैं बात करूं कि ये जो भी मैंने आपको कंपाउंड्स पढ़ाए, ठीक है, इनका वैसे क्या रोल रहता है, देखो मैंने आपको अभी बताया हिपेरिन और वार्फरिन का तो क्या रोल है थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस में, सर्जिकल प्रोसीजर्स में, लेकिन इनको कोई अपन जनरली बॉडी में डालते नहीं है। आपने देखिए वाइल्स आती है, ठीक है ना, आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे बहुत सारी वाइल्स आती है, जैसे अपन ब्लड सैंपल लेते हैं तो उनको वाइल में डालते हैं, ठीक है ना, इस तरह की वाइल होती है, यहाँ कुछ कुछ लिखा होता है, यहाँ पे कॉर्क लगा होता है, ठीक है ना, इसके अंदर अपन सैंपल जो होता है वो इसके अंदर ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ना ये एक्चुअली प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन आउटसाइड द बॉडी। ये दोनों ईडीटीए, सोडियम सिट्रेट, NH3 सिट्रेट, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं ये प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी कह लो या इन विट्रो कह लो, है ना। आगे मेरी बात समझ में। तो ये मेन पॉइंट था, तो मैंने आपको 4 बता दिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, साइंटिस्ट ने यार कुछ ऐसी भी चीज़ें पाई है जिसके अंदर कि कुछ ऐसे स्नेक्स मिले उनको जिसका जो जहर है, स्नेक वेनम है, वो डिफिब्रिनेशन की तरह एक्ट करता है। जैसे कि अगर अपन बात करें, आपके सामने है ये मलायन पिट वाइपर, इसका जो वो रहता है स्नेक वेनम, इस स्नेक का जो वेनम रहता है, जहर रहता है, पॉइजन रहता है, तो वो यहाँ तक कि एंटीकोएगुलेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने देखा था ये था मलायन पिट वाइपर।
ठीक है। इसी तरीके से अर्विन, ये कह लो एनकॉर्ड, ये सब स्नेक वेनम जो है ये अपने डिफिब्रिनेशन करते हैं। तो यार मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। देखो वापस अपन एक बार समरी लेंगे फटाफट, ठीक है। दो तरह के, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल में हिपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी। सिंथेटिक में वार्फरिन या उसको कह लो विटामिन के एंटागोनिस्ट, दूसरा हिपेरिन, तीसरा डिक्रीज कैल्शियम कंपाउंड्स, चौथा मलायन पिट वाइपर, ठीक है। मेनली चार है। सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भाई, पहला वार्फरिन क्या है, विटामिन के एंटागोनिस्ट, दूसरा हिपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3, एंटीथ्रोम्बिन के अफेक्टेड 10 और थ्रोम्बिन को प्रिवेंट करता है। और बाकी सबके आपको मैकेनिज्म पता है, चिलेटिंग एजेंट्स है और ये डीआयनाइज कर देंगे। और मलायन पिट वाइपर डिफिब्रिनेशन करता है, ठीक है। और इनके यूजेस की अपन बात करें तो वार्फरिन और ये यूज होते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशंस में। कैल्शियम कंसंट्रेशन जो डिक्रीज करते हैं वो यूज होते हैं इन विट्रो, ठीक है। एक्चुअली ये अपन यूज करते हैं इन विवो, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो अपना मलायन पिट वाइपर है इस पर अभी रिसर्च चलती रहती है। ये तो अपन को पता चला है कि ये सांप डिफिब्रिनेशन वाला जहर छोड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में कोएगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना। यार आप लोग बताइए पढ़ाने का मेरा तरीका कैसा लगा, मतलब मेरे को कुछ नया करने का सूझ रहा था तो मैंने कुछ ऐसे ट्राई किया। आप लोग चाहे तो तारीफ कर सकते हैं और कमेंट में गालियाँ भी लिख सकते हैं कि चुपचाप सर शांति से जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ा लो, ज़्यादा नाटक मत करो। ठीक है। तो आप लोग बताएं यार मुझे कैसा लगा आपको। डिसलाइक नहीं करना यार, ठीक है। डिसलाइक करने से क्या होगा यार, वो वीडियो की रैंक नीचे गिर जाएगी। आप लोग कमेंट लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ओके सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।